अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और आज के क्वेश्चन आंसर सेशन में जो है ना, ज़ईम साहब ने कराची से क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज़ चीपेस्ट एंड इफ़ेक्टिव हीट सोर्स फॉर ब्रूडर इन पाकिस्तान। अच्छा फार्मर्स, ये एक बहुत ही अहम सवाल है। पहले तो हम ये समझेंगे कि हीट की ज़रूरत क्यों होती है, उसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से सोर्सेज हैं, कौन कौन से ज़राए हैं जिसके थ्रू हम हीट अपने चूज़े को दे सकते हैं। तो हीट की ज़रूरत इसलिए होती है जब चूज़ा छोटा होता है और एक बल्क पैमाने पे आ रहा होता है। तो हम पहले नेचुरल सिस्टम को समझते हैं कि जैसे एक बच्चा होता है ना, जिस तरह बच्चा 40 दिन का होता है, तो बेशक वो गर्मी में पैदा हो या सर्दी में हो, तो माँ उसको लपेट के रखती है, एक कपड़े में लपेट के रखती है ताकि उसकी हीट प्रिजर्व्ड रहे, ठीक है ना। होता ये है कि बच्चे का चूँकि मैस कम होता है, हुजम कम होता है, ह्यूमन का बात कर रहा हूँ, तो एक्सटर्नल टेम्परेचर को वो रेजिस्ट नहीं कर पाते, तो उसको हीट देनी पड़ती है, ठीक है ना। इसी तरह जब चूज़े की बात करें तो चूज़ा जब नेचुरली पैदा होता है ना, तो माँ जब मुर्गी उसको हैच करती है तो मुर्गी उसको ना पड़ों में रखती है। पड़ों में चूज़ा रहता है, माँ जिधर भी जाती है बच्चे उसके साथ साथ उसके पड़ों में जाते हैं। मुंह उन्होंने बाहर निकाला होता है और वो सांस ले रहे होते हैं और माँ पकड़ पकड़ के उनको खिलाती है। ये तो एक नेचुरल मुर्गी का प्रोसेस है और आलमोस्ट हर परिंदे का इसी तरह जो है ना, परिंदे जितने भी होते हैं घोंसलों में माँ उनके ऊपर बैठ के उनको हीट अप करती रहती हैं। अब होता ये है कि हमने चूँकि फार्मिंग करनी है बर्ड्स की, मुर्गी की, तो अब हम इतनी ज़्यादा माएँ तो नहीं ला सकते कि वो सारी करें, और हम मुर्गी के नीचे अंडे भी नहीं रख सकते क्योंकि नुकसान होता है प्रॉफिट में रहना। तो हम हैचरी के थ्रू जब बच्चे निकलवाते हैं तो हमारे पास 1000, 2000, 10,000 के करीब जब चूज़े आते हैं, तो अब उनको हीट की ज़रूरत होती है। हीट की ज़रूरत इसलिए होती है कि उनके ऊपर पर नहीं होते, चूँकि पर नहीं होते तो वो बाहर के टेम्परेचर को भी कंट्रोल नहीं कर पाते, उनका मैस भी कम होता है, वो ईजीली ठंडे हो जाते हैं, ईजीली गर्म हो जाते हैं और वो रजिस्ट नहीं कर पाते, ठीक है ना। तो उनको हमें वही इन्वायरमेंट देना पड़ता है, वही टेम्परेचर देना पड़ता है जो उनकी माँ के परों में होता है। माँ के परों में नॉर्मली जो टेम्परेचर होता है, मुर्गी का टेम्परेचर 39-40 डिग्री होता है और माँ के परों में 35, 36, 37 के करीब जो है ना वो टेम्परेचर होता है। अब 37 टेम्परेचर मैनेज करने के लिए हम जो तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हैं वो मुख्तलिफ है। हमने भी माजी में बहुत से कह लें कि टोटके यूज़ किए और बहुत से नुकसानात किए। पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि हमने कौन कौन से रिसोर्सेज यूज़ किए और उससे क्या हमें नुकसानात रहे, फ़ायदे रहे। सबसे पहली बात तो ये कि जब सबसे पहले हमने फार्मिंग शुरू की तो हमें तो समझ ही नहीं थी आती कि चूज़ा जुड़ क्यों जाता। हम मई में आया और रात को जब अंधेरा करना, थोड़ी सी लाइट बंद करनी, चूज़ों ने आपस में जुड़ना और एक दूसरे के ऊपर नीचे चढ़ना और सुबह आना तो वो सारे एक तरफ डेरी लगी होनी, मर जाना। अच्छा, हमारा दिमाग इस तरफ नहीं था जाता कि इसको हीट देनी है, ना किसी ने हमें बताया, ना हमने फ्रैंकली स्पीकिंग किसी से ब्रूडिंग सीखी, बस जज्बा था, हम कूद गए। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब हमें ये एहसास हुआ, लोगों ने बताया, बार बार मरने, हमने क्या करना, हमने कहना पता नहीं अंधेरे की वजह से डर जाते हैं। हमने 5-5 चूज़ों को छोटे छोटे डब्बे बनाने, उसमें रखना, बर्ड्स वाले जाली के जो है ना वो ले आए पिंजरे, उसमें डाल देना, मगर बर्ड मर जाने, वो 5 भी मर जाने करने ना। फिर हमें हाफिज़ इकबाल साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे, उनसे जब हुई, उन्होंने कहा इनको हीट देनी। हमने कहा इतनी गर्मी में हीट देनी। उन्होंने फिर हमें बताया कि चूज़े को हीट चाहिए होती है रात को, जब गर्मियों में भी टेम्परेचर 20, 22, 23 हो जाता है तो उसके लिए सर्दी होती है। फिर हमने डिफरेंट रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करना शुरू किया। सबसे पहले आपसे बात करता हूँ कि हमने भट्ठी जो होती है ना, अभी मैं कहूँगा फ़हीम साहब को वो दिखाएँ भी कि लकड़ी वाली भट्ठी जो होती है ना, वो लकड़ी वाली भट्ठी यूज़ करनी शुरू की ना। वो हाफिज़ इकबाल साहब ने हमें रिकमेंड किया, उन्होंने दिखा तो दी, हर चीज़ कर दी, मगर उस भट्ठी में अब प्रॉब्लम ये था कि अब हमें ये नहीं था पता कि इसमें लकड़ी, हम बाहर से जाके लकड़ी ले आते थे। हमारे पास मुझे याद है उस वक्त नासिर साहब होते थे, तो वो अक्सर जो मैं कहता हूँ ना, किसी पे मतलब वैसे चैरिटी कर दें मगर भला ना करे, तो वो नासिर साहब बड़े मजबूर थे, फैमिली थी उनकी, तो हम वो भैंसों का काम करते थे, हम चूज़ों पे ले आए। अब वो बेचारे बड़ी मेहनत करते थे, मैं कैमराज में देखता था, सारी सारी रात वो बैठे रहते थे और वो लकड़ी के जो है ना वो अंदर डालते रहते थे, जिसको लकड़ी के पीसीस कहते हैं। अब उसमें जो प्रॉब्लम आता था वो आता था कि कभी टेम्परेचर 37 से ऊपर चला जाता था, कभी वो एकदम डाउन हो जाता था, और दूसरा प्रॉब्लम ये था कि धुआं भरा हो जाता था।
अब आहिस्ता आहिस्ता हमने ये समझा कि धुआं क्यों होता है। धुआं इसलिए होता था कि जब एकदम हम बाहर से ला के लकड़ी के वो पीसीज उसमें डालते थे तो वो बाहर चूँकि नमी होती है ना, वो लकड़ी ने नमी चूसी होती थी, उस नमी की वजह से, गीली होने की वजह से, मॉइस्चर होने की वजह से, ऊपर से लकड़ी वाला भी हमें सूखी लकड़ी नहीं था देता, वो जो है ना धुआं करते थे। वो धुआं पूरे शेड में जो है ना फैल जाता था, जिससे चूज़े को सांस का मसला आता था। खैर ये हमने नुकसानात इसमें भी किए ना, अस्ट्रोलाब आ रहा यार तब हमारे पास होते थे, धुआं हमसे कंट्रोल ना होना। फिर हमने क्या किया कि उसकी जो चिमनी लगाई हुई थी उसके आगे एक एग्जास्ट लगा दिया। वो जब एग्जास्ट लगाना, एग्जास्ट ने चलना, उसने हीट भी बाहर फेंक देनी धुएँ के साथ, समझ नहीं थी आती ना। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये समझ आई कि जो भट्ठी है, भट्ठी में खुश्क जो है ना लकड़ी डालते हैं और खुश्क लकड़ी डालने के बाद जो है ना हम हीट कर सकते हैं। अब भट्ठी का प्रॉब्लम ये था कि टेम्परेचर नहीं था कंट्रोल रहता, वो तो मैनुअली डालनी है तो मॉनिटर करना है। और एक और प्रॉब्लम ये था कि भट्टी के इर्द गिर्द तो हीट होती थी, तो भट्टी से दूर जब जाते थे तो ठंडक हो जाती थी, चूज़े सारे भट्टी के करीब आके बैठ जाने, वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ने, फीड भी ना खानी, पानी भी ना पीना, वो चूँकि उनको सर्दी लग रही होती थी, तो ये प्रॉब्लम चलते रहते थे। फिर वक्त आया, हमने कहा यार ये भट्ठी तो नहीं कामयाब, और ये हमने 1-1.5 साल तजर्बे कर करके जो है ना देखा। उसके बाद हाफिज़ इकबाल साहब से ही हमने डिस्कस किया, तब हाफिज़ इकबाल साहब हमारे पास नहीं होते थे। उन्होंने कहा कि आप ना ये सिंगल बॉक्स भट्ठी ना लगाएं, डबल बॉक्स भट्ठी लगाएं। अच्छा, वो मैं फ़हीम साहब को कहूँगा, वो भी दिखाएंगे। उसमें डबल बॉक्स भट्ठी में ये होता था कि ऊपर वाली भट्ठी में हम लकड़ी के पीसेस डालते थे, वो जब जलती थी तो वो नीचे वाले में आके गिरती थी और धुआं ऊपर से एग्जॉस्ट हो जाता था, ऊपर वाले ड्रम में धुआं इकट्ठा होता था, वो चिमनी से बाहर निकल जाता था, और जो कह लें कि गर्म कोयला होता था वो नीचे गिर जाता था, वो पूरे शेड में हीट कर रहा होता था। मगर उसके भी बहुत से प्रॉब्लम्स ये थे कि वो पूरी बैलेंस हीट नहीं कर रहा होता था और लेबर पे डिपेंडेंट होता था। और एक चीज़ याद रखिएगा कि इफ़ देयर इज़ 1% चांसेस के 1% अगर चांस है कि आपकी लेबर गलती करेगी और 99% अगर नहीं करेगी, तो वो 1% वाले चांस को ना लेबर अवेल करती है, 99 वाले को नहीं करती। तो वो प्रॉब्लम यही रहना, कभी हमारे चूज़े को सर्दी लग जानी, बुखार चढ़ जाना, तो ये बहुत से मसाइल। फिर हुआ ये कि जब हमने शुरू की अपनी फार्मिंग लुमन की, तो मैं अवेयरनेस नहीं थी कुछ, मैं कहता हूँ कि हमारा एक नॉन एक्सपीरियंस्ड अप्रोच थी। मैंने क्या किया, मैंने अपने से एक साइंस लगाई। एक हमने ना प्लेट ली और ये जो बिजली वाले गर्म राड होते हैं ना, वो प्लेट के अंदर राड लगाए। अगर हमारे पास कई फ़ोटोज़ पड़ी होंगी हम आपसे शेयर करेंगे, तो वो हमने लगा के तो जगह जगह ना हीट स्पॉट बना दिए। अब हीट स्पॉट जब बना दिए, उसके साथ हमने एक ऑटो लगा दिया कि इसने जो है ना 37 पे बंद हो जाना, 35 पे चल पड़ना। ये हमने लगाए और इससे हमें बड़ा अच्छा रिज़ल्ट मिला। ये क्या होना, इसने खुद ही चल जाना, खुद ही बंद हो जाना। मगर जब बिल आया तो 8 लाख रुपया उस महीने हमें बिजली का बिल आ गया। और मैं हाफिज़ साहब तब हमारे पास आ चुके थे, मैं कहा हाफिज़ साहब ये क्या हमने किया। खैर हाफिज़ साहब की भी उस तरह एक हम ना डरते थे कि मतलब कमर्शियल किस तरह के सलूशन होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, थिंग्स लाइक दिस। खैर वो हमारा एक्सपीरियंस तो ठीक रहा, चूज़ा पल गया, मगर दूसरी तरफ से बिजली की वजह से हमारा जो ना कबाड़ा हो गया। फिर उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता सीखे कि डू एज अ रोमन डिड, के ऐसा वो काम करना चाहिए जो एक मार्केट में होता। फिर हम ना ब्रूडर ले आए। ब्रूडर शुरू में तो हमें यही था कि 4-4.5 लाख रुपए का, और वो बड़े थ्रो के लिए होता है, 400 फीट के लिए होता है, वो भी हम वीडियोस में अटैच करेंगे। अब ब्रूडर जो कमर्शियली यूज़ होते हैं ना, दो तरह के ब्रूडर है, एक डीजल वाला ब्रूडर है, एक लकड़ी वाला ब्रूडर है ना। इसमें होता क्या है, इसका मैकेनिज़्म समझने की ज़रूरत है। इसमें जो लकड़ी होती है या डीजल होता है, ये जलते हैं, ये जल के एक टेम्परेचर बनाते हैं। जब वो टेम्परेचर बन जाता है तो इसमें एक सेंसर लगा होता है, जो सेंसर स्पेसिफिक हीट पे ऑन होता है, और उसके बाद पीछे से एक ब्लोअर जो है ना गर्म हवा फेंकता है, और उसके आगे एक प्लास्टिक का हमने लगाया होता है, और वो थ्रू आउट शेड जो है ना हीट स्प्रेड आउट कर देता है।
और उसमें शॉपर में छोटे छोटे सुराख होते हैं, जिस जगह पे हमें हीट चाहिए होती है उधर हम सुराख कर देते हैं, उस जगह पे आपको हीट मिलती है और पूरे आपके हाउस में बैलेंस हीट फैल रही होती है। ये बड़ा सक्सेसफुल फार्मूला। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये 400-400 500-500 फीट पे जो ब्रैलर और लेयर के फार्मर्स हैं उनके लिए चलता है, मगर रिसेंटली हमने एक और ऑप्शन एक्सप्लोर किया है। हम कोशिश करेंगे कि कुछ डिटेल्स जो है ना अपनी वीडियो में लगा सकें। अब छोटे ब्रूडर्स भी मिल रहे हैं ना। अब छोटे ब्रूडर्स ये है कि 100 फीट के लिए 150 फीट के लिए ब्रूडर मिलता है और वो उसी तरह डीजल पे भी है, लकड़ी पे भी है। अच्छा, अब इसमें भी दो चीज़ें हैं कि लकड़ी वाला जो ब्रूडर है ना उसमें दोबारा वही प्रॉब्लम है कि होता ये है कि जब लकड़ी जलती है ना तो वो ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करती है। तो ऑक्सीजन वही होती है आपके हाउस में जो आपके चूज़े ने यूज़ करनी होती है। मेरा पर्सनल तजर्बा ये है कि डीजल वाला यूज़ करना चाहिए। महंगा पड़ता है मगर इफेक्टिव होता है, आपका चूज़ा बड़ा कंफर्टेबल रहता है। उसके साथ सेंसर लगा होता है, जब आपका टेम्परेचर डाउन होना है उसने खुद ही चल जाना, जब रिक्वायर्ड टेम्परेचर मेंटेन होना तो उसने बंद हो जाना। तो आप लोग जब फार्मिंग करते हैं तो उसके लिए जो है ना वो छोटा ब्रूडर जो है ना वो ले सकते हैं। हम कुछ मेंशन इसमें करेंगे। तो ये फार्मर्स था जो ज़हीम साहब ने पूछा कि चीप एंड इफेक्टिव। अच्छा, चीप पे जाएंगे तो वो इफेक्टिव नहीं होगा, इफेक्टिव पे जाएंगे तो वो चीप नहीं होगा, ये मेरा तजर्बा कहता है ना। तो बेस्ट जो रिकमेंडेड सोल्यूशन है डीजल ब्रूडर है, जो बिजली के साथ चलना है। आपको साथ जनरेटर ऐड ऑन करना पड़ेगा, छोटा जनरेटर रख ले जो सी ब्रूडर को चला ले, लाइटें जला ले। मगर अगर आप चाहते हैं कि लॉन्ग रन में आपका अगर 100 चूज़ा मर जाता है तो वो कास्ट उससे बहुत ऊपर चली जानी है, और चूज़ा बीमार हो जाता है तो प्रोडक्शन लेट हो जाती है, तो वो कास्ट बहुत ऊपर चली जानी है जो जनरेटर और ब्रूडर पे आपने इन्वेस्ट की हुई है। तो इन शॉर्ट ये है कि ज़हीम भाई और बाकी फार्मर जो देख रहे हैं, मैं जो रिकमेंड करता हूँ डीजल ब्रूडर विथ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली के साथ उसका ब्लोअर चलेगा और डीजल के साथ उसका जो है ना अग्निशन जो हीट का पैरामीटर चलेगा। तो वो उस सोल्यूशन को मैंने बेस्ट पाया। अभी तक उससे बेहतर मैंने और सोल्यूशन कोई नहीं देखा। और जितने ब्रैलर के और लेयर के फार्मर्स हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ फार्मिंग चल रहा है वो इन्हीं मैकेनिज़म्स को जो है ना फॉलो कर रहे हैं। तो डैट वाज द थिंग जो हमने की और जिसको हमने आगे चलाया और सीखा। तो मैं उम्मीद करता हूँ फार्मर्स के ये हम आपको एक बेहतर तरीके से बता पाए हैं कि हीट के लिए कौन सा रिसोर्स होना चाहिए और हीट कितनी ज़रूरी है। अगर मेरे से पूछें तो मैं कहूँगा कि पहले 20 दिनों में 25 दिनों में 90% जो ज़रूरी चीज़ है वो हीट ही है। अगर 25-30 दिनों में आप हीट बेहतर तरीके से मैनेज कर लेते हैं तो समझे आपकी ब्रूडिंग डन। और उसके बाद चूज़े, जैसे हम अक्सर कहते हैं कि लोग हमसे एक मांगा जब चूज़ा लेते हैं तो 100 आउट ऑफ 100 लेवलेबिलिटी रहती है, तो वो सर्वाइवेबिलिटी बड़ी अच्छी हो जाती है अगर ब्रूडिंग अच्छी हुई हो। तो अभी सीज़न शुरू हो गया है, अभी हमारे पास फरवरी का मंथ चल रहा है। फरवरी, मार्च, अप्रैल में हल्का सा जो है ना ब्रूडर की ज़रूरत पड़ेगी। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक तो ब्रूडर की वैसी ज़रूरत नहीं पड़ती, नेचुरल टेम्परेचर होता है। मगर ये कि ब्रूडर आपके फार्म में होना चाहिए। किसी वक्त भी बारिश हो जाती है, कोई मसला हो जाता है, तो अगर आप फार्मिंग कर रहे हैं तो ब्रूडर मस्ट है, ठीक है। और लास्ट थिंग ये है कि जो 1000 चूज़े की हम बात करते हैं मिनिमम, वो इसी वजह से करते हैं कि ये फैसिलिटीज़ पूरी आप दे पाएंगे ना। तो अगर फैसिलिटीज़ पूरी नहीं देंगे तो फिर आपका चूज़ा परफॉर्म नहीं करेगा। तो होपफुली आप लोग आज की वीडियो से कुछ लर्न कर पाए हैं। बाकी आप लोगों का भी अगर कोई सवाल हो तो नीचे दिए गए नंबर 0300 9641 990 पे आप व्हाट्सएप करें। इंशाल्लाह वी विल ट्राई ओवर लेवल बेस्ट के आप तक जो है ना एक अच्छा और अपनी समझ के मुताबिक बेहतर आंसर पहुंचाएं। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया जी।